नमस्कार। मैं वसुधा कनुप्रिया आज पर्पल पेन के इस पेज पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज हम साहित्य सेतु आयोजन आपके सामने लेकर आए हैं। इस आयोजन में हम पूर्व पीढ़ी के रचनाकारों की रचनाएं पढ़ते हैं। वैसे तो आज मैंने किसी और ही शायर कवि को चुना था, लेकिन क्योंकि आज इन कवयित्री का जन्मदिन है तो हमने सोचा कि इन्हीं की रचनाओं का पाठ किया जाए। और मैं आज अमृता प्रीतम की रचनाओं के साथ उपस्थित हूँ। उनकी रचनाओं का पाठ करूँगी आप सभी के समक्ष। इस प्रकार हम उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देंगे और उन्हें याद करेंगे। उनकी बहुत सुंदर कविताएं हैं, उपन्यास हैं, बहुत कुछ लिखा उन्होंने। थोड़ा बहुत मैं जो चुनकर अपनी पसंद से ला सकी आपके लिए, वो मैं लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। नमस्कार संजय कुमार गिरी जी और रेखा जोशी जी, स्वागत है। गीता भाटिया जी, सुलेखा मिश्रा जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी ने समय निकाला इस आयोजन के लिए। और मित्रों, मैं आज का कार्यक्रम आरंभ करती हूँ। साहित्य सेतु आयोजन के अंतर्गत मैं काव्य पाठ करने जा रही हूँ अमृता प्रीतम की रचनाओं का। नमस्कार सुलेखा मिश्रा जी, आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत है आपका पर्पल पेन पेज पर। मित्रों, अमृता प्रीतम को पंजाबी की पहली कवयित्री माना जाता है और पंजाबी की आप सबसे लोकप्रिय लेखकों में से एक हैं, मानी जाती हैं और हैं। और आपका जन्म आज ही 31 अगस्त के दिन सन 1919 में गुजरांवाला पंजाब, जो कि अविभाजित भारत में था, वहाँ हुआ था। और बचपन आपका लाहौर में बीता, पढ़ाई लिखाई भी आपकी शिक्षा वहीं पर हुई और बहुत ही किशोरावस्था से आपने लिखना शुरू कर दिया था। स्वागत करती हूँ कमल कांत जी का, जो हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। तो मित्रों, अमृता प्रीतम ने लगभग 100 के करीब पुस्तकें लिखी, जिनमें उनकी चर्चित आत्मकथा रसीदी टिकट है और एक बहुत ही बहुचर्चित उपन्यास है उनका पिंजर, आप सभी जानते होंगे जिसके विषय में। और एक बहुत ही उनकी सुप्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध उनकी कविता है अज आँखा वारिस शाह नू, आज मैं वारिस शाह से कहती हूँ। ये कविता जो उस समय के विभाजन का जो दर्द था, उस समय महिलाओं पर जो अत्याचार हुआ, वो जो विभाजन की त्रासदी थी, उसका बेहद मार्मिक चित्रण अमृता प्रीतम जी ने किया है। जय आर्या जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर इंदिरा शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। धीरे धीरे मित्र जुड़ते रहेंगे। आइकन में मैं गीता भाटिया जी को भी देख रही हूँ और कुछ और मित्र दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आपकी जो 100 पुस्तकें हैं, उसमें से बहुत सारे उपन्यास हैं, कहानियों के आपके संग्रह हैं। मेरे पास भी 2 संग्रह कहानियों के हैं उनके, और रसीदी टिकट है, लेकिन मैंने अभी तक वो पढ़ा नहीं है। लेकिन पिंजर मैंने ज़रूर पढ़ा था, सबसे पहले पिंजर ही मैंने पढ़ा था उनका उपन्यास। 5 बरस लंबी सड़क, पिंजर, अदालत, कोरे कागज़, 49 दिन, सागर और सीपियाँ, डॉक्टर देव, बंद दरवाज़ा, एक थी अनीता, पक्की हवेली, दिल्ली की गलियाँ, जेब कतरे, आग की लकीर, कच्ची सड़क, बहुत से, लगभग उनके सभी उपन्यास जिनका मैंने नाम लिया, ये सब नाम मैंने मित्रों हिंदी में लिए हैं। जो कविताएं भी मैं आपको सुनाऊंगी वो हिंदी में अनुदित कविताएं हैं और उनकी जो ओरिजिनल राइटिंग थी वो पंजाबी में थी। आपके जितने भी उपन्यास, ये सारे उपन्यास जो हैं हिंदी में अनुदित हैं और पाठकों ने इन्हें बहुत बहुत सराहा, पसंद किया है। उपन्यासों के साथ अमृता की कहानियाँ और कविताएं भी बहुत प्रसिद्ध हैं और लगभग सभी का, बहुत हद तक इनकी रचनाओं का अनुवाद उर्दू में, अंग्रेज़ी में, कन्नड़ा में, कन्नड़ भाषा में, मलयालम में, सिंधी में, अनेक अनेक भारतीय भाषाओं में किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में भी आपकी रचनाओं का अनुवाद हुआ है और बहुत ही सराही गई हैं। और अमृता प्रीतम को जाहिर है देश में ही नहीं, विदेशों में भी उन्हें बहुत से सम्मानों के साथ नवाजा जा चुका है, नवाजा गया। और
आपको साहित्य अकेडमी के द्वारा सम्मानित किया गया, भारतीय ज्ञानपीठ की ओर से आपको सम्मान दिया गया और भारत सरकार के द्वारा आपको पद्म विभूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया गया। हमारे साथ रेणुका सिंह जी जुड़ गई हैं, शिव प्रभाकर ओझा जी जुड़ गए हैं। आप सभी को पुनः मैं एक बार नमस्कार करती हूँ, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। रेणुका जी ने कुछ स्क्रीन के बारे में कहा था, अब मुझे बता दें थोड़ा सा तो सुविधा होगी मुझे। 86 वर्ष की आयु में 31 अक्टूबर 2005 को अमृता ने दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन जाहिर है एक इतनी विदुषी महिला, एक सफल लेखिका, मार्मिक लेखन करने वाली कवयित्री, उपन्यासकार, आप आज भी अपनी कृतियों में और हमारे सभी के हृदयों में, सभी पाठकों के मन में, हृदय में जीवित हैं। आपको बताते हुए मुझे हर्ष है कि अमृता का घर यहीं दिल्ली में था, साउथ दिल्ली में, मेरे ख्याल से हौस खास में वो घर था उनका, जहाँ वो अंत समय तक वो रहती रहीं। और उनकी जो शख्सियत है उसके बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं। जब आप उनका लेखन पढ़ेंगे तो आपको उनके लेखन के साथ साथ उनके व्यक्तित्व से भी आपका परिचय होगा और आप समझ सकेंगे कि सन 1919 में पैदा होने वाली महिला, जिसने विभाजन का सारा त्रासदी देखी और बहुत कुछ देखा जीवन में, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बहुत सी बातें, कंट्रोवर्सीज होती हैं, लेकिन हम एक साहित्यिक चर्चा कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी, जहाँ तक मैंने अमृता को समझा है, पढ़ा है, वो अपने समय की बहुत ही होनहार और बहुत ही संपन्न और बहुत ही समृद्ध लेखिका थी। और उनका जो नज़रिया था बहुत ही प्रोग्रेसिव था, बहुत ही आगे की सोच थी उनकी, जो बहुत आवश्यक होता है। और उस समय में उनको एक रेवोल्यूशनरी पोएटस कहा जा सकता है उनको। बहुत ही अच्छी उनकी कृतियां हैं, उनमें एक मैच्योरिटी है, विषयों पर उन्होंने लिखा है, बहुत बेबाकी से लिखा है। सबसे बड़ी बात है कि एक महिला कवयित्री होने के बावजूद उन्होंने जो कहना था बेबाकी से कहा, बहुत सुंदर शब्दों में कहा, बहुत प्रभावी तरीके से कहा। तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप अमृता की रचनाओं को ज़रूर पढ़ें। साहित्य सेतु आयोजन का जो उद्देश्य है वह भी यही है कि हम पूर्व पीढ़ी के रचनाकारों को पढ़ें, उनकी रचनाओं को जानें, समझें और देखें कि किस तरह के भाव, किस तरह की अभिव्यक्ति, किस तरह का शिल्प, क्या क्या गढ़ गए वो लोग और क्या हम उनसे कुछ सीख सकते हैं, किस तरह सीख सकते हैं, पढ़कर ही सीख सकते हैं मित्रों। तो मैं अमृता प्रीतम की कुछ कविताएं अब आपके सामने प्रस्तुत करूंगी, जो कि हिंदी में अनुदित हैं, लेकिन वारिस शाह वाली जो उनकी बहुत ही बहुचर्चित जो उनकी कविता है, उसकी कुछ पंक्तियां मैं पंजाबी में पढ़ने का प्रयास कर रही हूं। अगर कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। उसका शीर्षक है अज आँखां वारिस शाह नूं, वारिस शाह को मैं कहती हूँ। स्पीच हमारे साथ शिव प्रभाकर ओझा जी, सुधा मिश्रा द्विवेदी जी, सुभाष सिंह जी और रमेश पठानिया जी भी जुड़ गए हैं। और अब सुभाष सिंह जी भी कह रहे हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से कैमरा इज़ इन द राइट पोजीशन। एनीवे दोस्तों, लेखन की ओर हम बढ़ते हैं और ये कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। ये जो सेटिंग्स हैं, ये हम बहुत टेक्निकल लोग नहीं हैं, गुजारे लायक काम करते हैं। तो पंजाबी में मैं सर पठानिया जी नमस्कार सर, मैं पढ़ूँगी, एक उसका स्टैंजा पढ़ती हूँ। अज आँखां वारिस शाह नूं, आँख इज़ अख ते आँखां इज़ कहती हूँ, बोलती हूँ। अज आँखां वारिस शाह नूं, किथों कबरां विचों बोल, ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वरका फोल। एक रोई सी थी पंजाब दी मतलब बेटी, एक रोई सी थी पंजाब दी, यहाँ पे रेफरेंस हीर के लिए है। अज आँखां वारिस शाह नूं, किथों कबरां विचों बोल, ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वरका फोल। एक रोई सी थी पंजाब दी, तू लिख लिख मारे वैन, अज लखां दियां रोंदियां तैनू वारिस शाह नूं कहन। उठ दर्द मंदा दर्द आ, उठ तक अपना पंजाब, अज बेले लाशां बिछियां
ते लौदी परी चनाब, अजवेले लाशा बिछियाँ ते लौदी बरी चनाब। और इसकी मैं हिंदी में आपको कविता बाकी पूरी सुनाती हूँ। आज बारिश सास से कहती हूँ अपनी कब्र में से बोलो, और इश्क की किताब का कोई नया वर्क खोलो। पंजाब की एक बेटी रोई थी, तूने एक लंबी दास्तान लिखी, तूने एक लंबी दास्तान लिखी। आज लाखों बेटियां रो रही हैं, वारिस शाह तुमसे कह रही हैं, ए दर्दमंदों के दोस्त पंजाब की हालत देखो, ए दर्दमंदों के दोस्त पंजाब की हालत देखो, पंजाब की हालत देखो। चौपाल लाशों से अटा पड़ा है। अब कितना सुंदर उन्होंने सुंदर मतलब मार्मिक चित्रण किया है कि आज लाखों बेटियां रो रही हैं, वारिस शाह तुमसे कह रही है, ए दर्दमंदों के दोस्त पंजाब की हालत देखो। चौपाल लाशों से अटा पड़ा है, चिनाब लहू से भरी पड़ी है। किसी ने पांचों दरिया में एक जहर मिला दिया है। पांचों दरिया यानी पंजाब मनी पंजाब। किसी ने पांचों दरिया में एक जहर मिला दिया है, और यही पानी धरती को सींचने लगा है, और यही पानी धरती को सींचने लगा है। इस जरखेज धरती से जहर फूट निकला है। देखो सुर्खी कहाँ तक आ पहुँची और कहर कहाँ तक आ पहुँचा। फिर जहरीली हवा वन जंगलों में चलने लगी, उसमें हर बाँस की बांसुरी जैसे एक नाग बना दी, उसमें हर बाँस की बांसुरी जैसे एक नाग बना दी। नागों ने लोगों के होंठ दस लिए और डंक बढ़ते चले गए, और देखते देखते पंजाब के सारे अंग काले और नीले पड़ गए। हर गले से गीत टूट गया, हर गले से गीत टूट गया, हर चरखे का धागा छूट गया। सहेलियां एक दूसरे से छूट गई, चरखों की महफिल वीरान हो गई। मल्लाहों ने सारी कश्तियां सेज के साथ ही बहा दी, मल्लाहों ने सारी कश्तियां सेज के साथ ही बहा दी। और पीपलों ने सारी पेंगे टहनियों के साथ तोड़ दी, जहाँ प्यार के नगमे गूंजते थे। अंतिम पंक्तियाँ मैं निवेदित करती हूँ। जहाँ प्यार के नगमे गूंजते थे, वह बांसुरी जाने कहाँ खो गई, और रांझे के सब भाई बांसुरी बजाना भूल गए। धरती पर लहू बरसा, कब्रें टपकने लगीं। धरती पर लहू बरसा और कब्रें टपकने लगी, और प्रीत की शहजादियाँ मज़ारों में रोने लगी। अब आज सब कैदो बन गए। आप हीर रांझा की कहानी में कैदो भी एक पात्र है, आप जानते होंगे। आज सब कैदो बन गए, हुस्न इश्क के चोर, मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊं एक वारिस शाह और, मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊं एक वारिस शाह और। तो मित्रों, ये कविता आपने सुनी, आप सभी को पसंद आई कि कैसा उन्होंने कैसी कैसी उपमाओं का प्रयोग किया है। नाग की उपमा, और उसने डस लिया, और किस तरह पूरा पंजाब काला नीला पड़ गया, और किस तरह से ये उन्होंने मार्मिक चित्रण किया है। विभाजन का जो दंश था उसको नाग के दंश के साथ उन्होंने उपमा देकर बहुत ही सुंदर, बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। आप सभी को ये रचना पसंद आई, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच हमारे साथ मीना तंवर जी, शारदा मद्रा जी, पुष्पलता भट्ट जी, अन्य मित्र भी जुड़ गए हैं। आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। सुरेंद्रपाल वैद्य जी भी मंडी से, हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। मित्रों, अगली कविता की ओर बढ़ती हूँ। इसका शीर्षक है मेरा पता। मैंने अपनी ओर से प्रयास किया है कुछ अलग अलग रंग की कविताएं, लेकिन उसमें से भी मैंने वही कविताएं चुनी हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, और पंजाबी में नहीं, हिंदी में भी बहुत प्रसिद्ध है। मैंने हिंदी की कविताएं चुनी हैं। मेरा पता कविता का शीर्षक है। आज मैंने अपने घर का नंबर मिटाया है, आज मैंने अपने घर का नंबर मिटाया है, और गली के माथे पर लगा गली का नाम हटाया है, और हर सड़क की दिशा का नाम पोंछ दिया है, और हर सड़क की दिशा का नाम पोंछ दिया है। पर अगर आपको मुझे ज़रूर पाना है, पर अगर आपको मुझे ज़रूर पाना है, तो हर देश के, हर शहर की, हर गली का द्वार खटखटाओ।
अगर आपको मुझे ज़रूर पाना है तो हर देश की, हर शहर की, हर गली का द्वार खटखटाओ। यह एक शाप है, एक वर है। और जहाँ भी आज़ाद रूह की झलक पड़े, अंतिम 2 पंक्तियाँ, और जहाँ भी आज़ाद रूह की झलक पड़े, समझना वह मेरा घर है, समझना वह मेरा घर है। अपनी व्यक्तित्व को मेरे हिसाब से उन्होंने इस कविता में ढाल दिया, यही मैं कह सकती हूँ एक पाठक होने के नाते। और बहुत बृहद संसार है उनके लेखन का, जितना पढ़े उतना ही कुछ नया पा सकेंगे। और अगली कविता की ओर बढ़ती हूँ, आत्ममिलन। मित्रों, इससे मुझे एक प्रसंग और याद आ गया कि अमृता प्रीतम जी जहाँ हौस खास में नई दिल्ली में रहती हैं थी, उनका जो आवास था K25 हौस खास, क्योंकि बहुत ही प्रतिष्ठित सुप्रसिद्ध कवयित्री थी तो घर का नाम भी मालूम है, उस पर काफ़ी कहा गया था। बहुत से उनके चाहने वालों, फैंस ने, साहित्यकारों ने कहा था कि इसको म्यूज़ियम बना दिया जाए, इसको मतलब बचा कर रखा जाए, इसे टूटने ना दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। तो मेरे ख्याल से अमृता की रूह को कोई परेशानी उसमें नहीं हुई होगी, क्योंकि वो खुद कह रही है कि जहाँ भी आज़ाद रूह की झलक पड़े, समझना वह मेरा घर है। तो बहुत सुंदर बात उन्होंने कही। और अगली कविता की ओर बढ़ते हैं, आत्ममिलन। शीर्षक मेरे मित्रों हिंदी में है, आपको ये कविताएं पंजाबी में भी मिलेंगी। इनका बहुत कविताओं का आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी मिल जाएगा। आज आँखा वारिस शानू का आपको अंग्रेज़ी में भी मिलेगा बहुत सहजता से। आत्ममिलन। मेरी सेज हाजिर है, मेरी सेज हाजिर है, पर जूते और कमीज़ की तरह तू अपना बदन भी उतार दे। मेरी सेज हाजिर है, पर जूते और कमीज़ की तरह तू अपना बदन भी उतार दे। उधर मूड़े पर रख दे, उधर मूड़े पर रख दे। कोई ख़ास बात नहीं है, कोई ख़ास बात नहीं, बस अपने अपने देश का रिवाज है, बस अपने अपने देश का रिवाज है। और मित्रों, आशा है आप सभी को ये रचनाएं बहुत पसंद आ रही हैं, और मैं तो केवल एक माध्यम हूँ उनकी रचनाएं आप तक पहुँचाने का। साहित्य सेतु एक आयोजन है जिसके माध्यम से हम एक सेतु हमने बांधने का प्रयास किया है पुराने साहित्यकारों और आज के, पुराने भी पाठक थे, आज के भी पाठकों और लेखकों के बीच में, कि हम पढ़ सकें, पुराने अपने रचनाकारों को जान सकें। धूप का टुकड़ा अगली कविता का शीर्षक है। मुझे वह समय याद है जब धूप का एक टुकड़ा सूरज की उंगली थाम कर, मुझे वह समय याद है जब धूप का एक टुकड़ा सूरज की उंगली थाम कर अंधेरे का मेला देखता उस भीड़ में खो गया। सोचती हूँ सहम का और सूनेपन का एक नाता है, सोचती हूँ सहम का और सूनेपन का एक नाता है। मैं इनकी कुछ नहीं लगती, मैं इनकी कुछ नहीं लगती, पर इस खोए बच्चे ने मेरा हाथ थाम लिया, पर इस खोए बच्चे ने मेरा हाथ थाम लिया। तुम कहीं नहीं मिलते, हाथ को छू रहा है एक नन्हा सा गर्म श्वास, हाथ को छू रहा है एक नन्हा सा गर्म श्वास। न हाथ से बहलता है, न हाथ को छोड़ता है। अंधेरे का कोई पार नहीं, अंधेरे का कोई पार नहीं, मेले के शोर में भी खामोशी का आलम है। अंतिम कुछ पंक्तियाँ। अंधेरे का कोई पार नहीं, मेले के शोर में भी खामोशी का आलम है, और तुम्हारी याद इस तरह जैसे धूप का एक टुकड़ा, और तुम्हारी याद इस तरह जैसे धूप का एक टुकड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पुनीत सत्यम जी भी जुड़ गए हैं शाहजहाँपुर से, उत्तर प्रदेश से। आप सभी मित्र लगातार साथ में हैं और कविताएं सुन रहे हैं, आपको धन्यवाद देती हूं, और ज़रूर आपको ये रचनाएं पसंद आ रही होंगी। प्रस्तुति कैसी भी हो, लेकिन रचनाएं श्रेष्ठ हैं। नमस्कार पुनीत सत्यम जी, आपका भी स्वागत है। और मित्रों, अगली कविता मैं प्रस्तुत करती हूँ, शीर्षक है इसका याद। आज सूरज ने कुछ घबराकर रोशनी की एक खिड़की खोली, आज सूरज ने कुछ घबराकर रोशनी की एक खिड़की खोली, बादल की एक खिड़की बंद की और अंधेरे की सीढ़ियाँ उतर गया। आज सूरज ने कुछ घबराकर रोशनी की एक खिड़की खोली, बादल की एक खिड़की बंद की
और अंधेरे की सीढ़ियाँ उतर गया। आसमान की भवों पर कैसी उपमाएं दी हैं। आसमान की भवों पर जाने क्यों पसीना आ गया। सितारों के बटन खोलकर उसने चांद का कुर्ता उतार दिया। सितारों के बटन खोलकर उसने चांद का कुर्ता उतार दिया। मैं दिल के एक कोने में बैठी हूँ। मैं दिल के एक कोने में बैठी हूँ। तुम्हारी याद इस तरह आई जैसे गीली लकड़ी में से गहरा और काला धुआं उठता है। जैसे गीली लकड़ी में से गहरा और काला धुआं उठता है। 7,000 ख्याल आए। 7,000 ख्याल आए जैसे कोई सूखी लकड़ी सुर्ख आग की आहें भरे। दोनों लकड़ियाँ अभी बुझाई है। दोनों लकड़ियाँ अभी बुझाई हैं। वर्ष कोयले की तरह बिखरे हुए हैं। करुणानिधि तिवारी जी, आपका स्वागत है। मित्रों, देखिए कैसी कैसी उन्होंने उपमाएं दी हैं, क्या क्या जाविये प्रस्तुत किए हैं। 7,000 ख्याल आए जैसे कोई सूखी लकड़ी सुर्ख आग की आहें भरे। दोनों लकड़ियाँ अभी बुझाई है। वर्ष कोयले की तरह बिखरे हुए, कुछ बुझ गए, कुछ बुझने से रह गए। वर्ष कोयले की तरह बिखरे हुए, कुछ बुझ गए, कुछ बुझने से रह गए। वक्त का हाथ जब समेटने लगा, पोरों पर छाले पड़ गए। वक्त का हाथ जब समेटने लगा, पोरों पर छाले पड़ गए। और अंतिम पंक्तियाँ मैं निवेदित करती हूँ। तेरे इश्क के हाथ से छूट गई। तेरे इश्क के हाथ से छूट गई और ज़िंदगी की हंडिया टूट गई। तेरे इश्क के हाथ से छूट गई और ज़िंदगी की हंडिया टूट गई। इतिहास का मेहमान मेरे चौके से भूखा उठ गया। इतिहास का मेहमान मेरे चौके से भूखा उठ गया। मित्रों, हमारे साथ बुलंदशहर से आलोक बेजान जी भी जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ पर्पल पेन पेज पर। और धन्यवाद शारदा मद्रा जी, रेणुका सिंह जी, डॉक्टर इंदिरा शर्मा जी, सुरेंद्र पाल वैद्य जी, आप सभी को ये रचना पसंद आई, बहुत बहुत धन्यवाद। सारा श्रेय अमृता जी को जाता है जिन्होंने ये खूबसूरत रचनाएं लिखी। मैं केवल एक माध्यम हूँ, प्रस्तुति दे रही हूँ। वीना तंवर जी धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जया आर्य जी शुक्रिया। शारदा मद्रा जी, डॉक्टर पुष्पलता भट्ट जी, आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। करुणानिधि तिवारी जी, सुरेंद्र पाल वैद्य जी, आप सभी को रचनाएं पसंद आई। चुनाव मेरा है, अपनी समझ से मैंने चुनी है रचनाएं। बहुत सी सुंदर रचनाएं हैं, सभी पढ़नी चाहिए, समय की बाध्यता है। और अगली रचना मैं प्रस्तुत करूं उससे पहले मित्रों, आपसे क्षमा चाहते हुए मैं थोड़ा सा पानी पीना चाहती हूँ। एक याद, एक खत। कमलकांत शर्मा जी धन्यवाद। आप कह रहे हैं वास्तविकता की कविताएं हैं। बिल्कुल सही कहा आपने आदरणीय। करुणानिधि तिवारी जी कह रहे हैं कि सचमुच अद्भुत उपमाएं आम जनजीवन से। बहुत सही कहा आपने करुणानिधि तिवारी जी। सभी को इन रचनाओं को पढ़ना चाहिए और उपन्यासों को भी पढ़ना चाहिए। एक खत। चांद सूरज दो दवाते कलम ने बोसा लिया। चांद सूरज दो दवाते कलम ने बोसा लिया। लिखितम तमाम धरती पढ़तम तमाम लोग। साइंसदानों दोस्तों, गोलियां बंदूकें और एटम बम बनाने से पहले इस खत को पढ़ लेना। गोलियां बंदूकें और एटम बम बनाने से पहले इस खत को पढ़ लेना। हुक्मरानों दोस्तों, गोलियां बंदूकें और एटम बम बनाने से पहले इस खत को पढ़ लेना। सितारों के हरफ और किरणों की बोली अगर पढ़नी नहीं आती, सितारों के हर्फ और किरणों की बोली अगर पढ़नी नहीं आती, किसी आशिक अदीब से पढ़वा लेना। किसी आशिक अदीब से पढ़वा लेना, अपने किसी महबूब से पढ़वा लेना। और हर एक माँ की यह मात्र बोली है। तुम बैठ जाना किसी भी ठाव और ख़त पढ़वा लेना किसी भी माँ से। क्योंकि मित्रों ये अनुवाद है, तो जाहिर है कि अनुवादक ने अपने हिसाब से बहुत ही सुंदर अनुवाद किया हुआ है, उस पर कोई डाउट नहीं। लेकिन ओरिजिनल ही होता है, ऐसा मैं मानती हूँ। आप पंजाबी में भी सरल पंजाबी आप पढ़ सकते हैं, कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स हो तो आप ढूंढ भी सकते हैं।
सितारों के हरफ और किरणों की बोली अगर पढ़नी नहीं आती, किसी आशिक अदीब से पढ़वा लेना, अपने किसी महबूब से पढ़वा लेना। और हर एक माँ की यह मात्र बोली है, तुम बैठ जाना किसी भी ठाव और ख़त पढ़वा लेना किसी भी माँ से। फिर आना और मिलना, अंतिम कुछ पंक्तियाँ हैं। फिर आना और मिलना कि मुल्क की हद है जहाँ है, एक हद मुल्क की और नाप कर देखो, एक हद इल्म की, एक हद इश्क की, और फिर बताना कि किसकी हद कहाँ है। फिर आना और मिलना कि मुल्क की हद है जहाँ है, एक हद मुल्क की और नाप कर देखो, एक हद इल्म की, एक हद इश्क की, और फिर बताना कि किसकी हद कहाँ है। चांद सूरज दो दबाते, हाथ में एक कलम लो, ये इस ख़त का जवाब दो, और दुनिया की खैर खैरियत के दो हर्फ भी डाल दो। तुम्हारी अपनी धरती तुम्हारे ख़त की राह देखती बहुत फ़िक्र कर रही है। तुम्हारी अपनी धरती तुम्हारे ख़त की राह देखती बहुत फ़िक्र कर रही। देखिए उस समय में भी जो एक साहित्यकार की जो सोच थी, जो उनको लगता था कि विश्व की जो समस्याएं हैं, वैश्विक समस्याएं हैं, मानवता के लिए जो समस्याएं हैं, एटम बम है, युद्ध है, आज भी वही परिस्थितियां हैं, परिस्थितियां बदली नहीं हैं, बहुत ही आज भी ये सामयिक ही लग रही है रचना। और मित्रों, अब मैं उनकी एक और समय समाप्ति की ओर है, तो मैं जल्दी जल्दी एक दो रचनाएं और पढ़ती हूँ, और एक अपनी बहुत ही प्रिय रचना वो अंत में पढ़ूंगी। जब मैं तेरा गीत लिखने लगी। जब मैं तेरा गीत लिखने लगी, मेरे शहर ने जब तेरे कदम छुए, सितारों की मुट्ठियाँ भरकर आसमान ने न्योछावर कर दी। दिल के घाट पर मेला जुड़ा, ज्यों रातें रेशम की परियां पात बांध कर आईं। दिल के घाट पर मेला जुड़ा, ज्यों रातें रेशम की परियां पात बांध कर आईं। जब मैं तेरा गीत लिखने लगी, कागज़ के ऊपर उभर आई केसर की लकीरें। और अंतिम पंक्तियाँ, सूरज ने आज मेहंदी घोली, सूरज ने आज मेहंदी घोली, हथेलियों पर रंग गई हमारी दोनों की तकदीरें। सूरज ने आज मेहंदी घोली, हथेलियों पर रंग गई हमारी दोनों की तकदीरें, हमारी दोनों की तकदीरें। और मित्रों, ये कविता एक बहुत छोटी सी कविता, पहचान इसका शीर्षक है। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जोशी जी, सुरेंद्रपाल वैद्य जी, वीना तंवर जी, शारदा मद्रा जी, डॉक्टर इंदिरा शर्मा जी, सुरेंद्रपाल वैद्य जी, कमलकांत शर्मा जी, रेणुका सिंह जी, सुषमा शैली जी, अन्य और भी मित्र। मैंने शायद अभी रजनी रामदेव जी को देखा, और जैसे ही रजनी जी आती हैं स्टिकर्स आने शुरू हो जाते हैं, तो रजनी जी आ गई हैं। और हमारे साथ रजनीश गोयल जी भी जुड़ गई, बहुत अच्छी सिंगर हैं आप, और आपका भी मैं स्वागत करती हूँ पर्पल पेन पेज पर। आज मित्रों, साहित्य सेतु आयोजन के अंतर्गत हम अमृता प्रीतम की रचनाओं का पाठ कर रहे हैं, और आज उनका जन्मदिन भी है, तो ये बहुत ही अच्छा मौका लगा मुझे उनकी रचनाओं का पाठ करके हम उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें, उनको याद करें, उनकी रचनाओं को पढ़ें। इससे अच्छी श्रद्धांजलि क्या दी जा सकती है एक साहित्यकार, एक लेखिका, एक कवयित्री को। पहचान अगली कविता का शीर्षक है। तुम मिले तो कई जन्म मेरी नब्ज़ में धड़के, तुम मिले तो कई जन्म तक मेरी नब्ज़ में धड़के, तो मेरी सांसों ने तुम्हारी सांसों का घूंट पिया। तुम मिले तो कई जन्म मेरी नब्ज़ में धड़के, तो मेरी सांसों ने तुम्हारी सांसों का घूंट पिया। तब मस्तक में कई काल पलट गए, तब मस्तक में कई काल पलट गए। एक गुफा हुआ करती थी जहाँ मैं थी और एक योगी, एक गुफा हुआ करती थी जहाँ मैं थी और एक योगी। योगी ने जब बाजुओं में लेकर मेरी सांसों को छुआ, तब अल्लाह कसम यही महक थी जो उसके होठों से आई थी। तब अल्लाह कसम यही महक थी जो उसके होठों से आई थी। ये कैसी माया कैसी लीला, यह कैसी माया कैसी लीला, कि शायद तुम ही कभी वह योगी थे, या वही योगी है जो तुम्हारी सूरत में मेरे पास आया है। अंतिम पंक्तियां हैं कि शायद तुम ही कभी वह योगी थे, या वही योगी है जो तुम्हारी सूरत में मेरे पास आया है। और वही मैं हूँ और वही महक है, वही मैं हूँ और वही महक है। और मित्रों, समय समाप्ति की ओर है, एक आध मिनट बचा है, तो बहुत ही जल्दी से मैं आज की अमृता प्रीतम की जो अंतिम कविता मैंने चुनी है आज के सत्र के लिए,
वो आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। बिल्कुल ही अलग रंग की कविता, जो आपने कविता अब तक सुनी, विभाजन पर सुनी, प्रेम पर सुनी, मानवता पर सुनी, युद्ध पर सुनी, वैश्विक परिस्थितियों पर सुनी, अलग अलग विषयों पर सुनी, याद पर, पहचान, और जो घर वाली उनकी कविता है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही गहरे भाव, बार बार पढ़ने पर आपको समझ में आएगा कि क्या क्या उन्होंने कह दिया छोटी सी कविताओं में, चंद पंक्तियों में। तो मित्रों, आज की मैं अंतिम प्रस्तुति अमृता प्रीतम की ये बहुत सुंदर कविता, मैंने अलग से भी इसको बहुत पहले रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डाला था, आप उसे भी सुन सकते हैं। साईं तू अपनी चिलम से, साईं तू अपनी चिलम से थोड़ी सी आग दे दे, मैं तेरी अगरबत्ती हूँ और तेरी दरगाह पर मुझे एक घड़ी के लिए जलना है। साईं तू अपनी चिलम से थोड़ी सी आग दे दे, मैं तेरी अगरबत्ती हूँ और तेरी दरगाह पे मुझे एक घड़ी के लिए जलना है। यह तेरी मोहब्बत थी, यह तेरी मोहब्बत थी, जो काया मैं हुई, अब काया सुलग जाएगी तो एक धुआं सा उठेगा, धुएं का बदन लरस जाएगा, आहिस्ता से कहेगा, जो भी हवा बहती है दरगाह से गुज़रती है, तेरी सांसों को छूती है साईं, आज मुझे उस हवा से मिलना है, आज मुझे उस हवा से मिलना है। साईं तू अपनी चिलम से थोड़ी सी आग दे दे, मैं तेरी अगरबत्ती हूँ और तेरी दरगाह पर मुझे एक घड़ी के लिए जलना है। और अंतिम पंक्तियाँ, जब बत्ती सुलग जाएगी हल्की सी महक आएगी, जब बत्ती सुलग जाएगी हल्की सी महक आएगी, कुछ हौले से कहेगी और फिर मेरी काया एक राख सी होकर तेरे कदम छुएगी, उसे तेरी दरगाह की मिट्टी में मिलना है, उसे तेरी दरगाह की मिट्टी में मिलना है। साईं तू अपनी चिलम से थोड़ी सी आग दे दे, मैं तेरी अगरबत्ती हूँ और तेरी दरगाह पे मुझे एक घड़ी के लिए जलना है। मित्रों, ये मैंने कुछ कविताएं अमृता प्रीतम की आपके समक्ष प्रस्तुत की, उनका एक संक्षिप्त परिचय आपको दिया। और साहित्य सेतु आयोजन का जो उद्देश्य है, जो मकसद है, जो पर्पस है, वो यही है कि जिन लोगों ने उन रचनाकारों को पढ़ा है, पूर्व पीढ़ी के रचनाकारों को, वो उनकी रचनाओं को फिर से याद करें, आनंद लें, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनके अंदर ये जिज्ञासा, उत्सुकता हो कि इन्होंने ये लिखा है और क्या क्या लिखा है, और हम उनको पढ़ें। तो मित्रों, आज की आप जो ये प्रस्तुति है, अब मैं इसको समाप्त करती हूँ। अमृता प्रीतम के जन्मदिन पर उनकी पुण्य स्मृतियों को नमन करते हुए आप सभी से मैं लेती हूँ इजाज़त, और अगले किसी आयोजन में पुनः होगी आपसे मुलाकात। रेणुका सिंह जी, कमलकांत शर्मा जी, डॉक्टर इंदिरा जी, चंचल पाहूजा जी, सुषमा शैली जी, करुणानिधि तिवारी जी, सुभाष सिंह जी, शारदा मद्रा जी, वीना तंवर जी, रेखा जोशी जी और अन्य सभी मित्र, रजनीश गोयल जी, बहुत बहुत आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में मेरा साथ दिया। अमृता प्रीतम की रचनाओं को सुनने के लिए आप सभी यहाँ रहे। मैंने अपनी समझ से उनकी कुछ रचनाएं चुनी, आपके समक्ष प्रस्तुत की। आशा है आपको ये रचनाएं पसंद आई होंगी। एक बहुत बड़ा संसार रचना का है उनका, तो उसमें से बहुत ही लिमिटेड समय में, एक बहुत ही थोड़े समय में चुनना कुछ रचनाएं थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन प्रयास किया मैंने कि आपके अंदर जिन्होंने नहीं पढ़ा या जिन्होंने पढ़ा है, ये जिज्ञासा भर सकूं कि वो अमृता प्रीतम को पढ़ें। और पहले भी जिन कवियों के बारे में सभी लोगों ने, अन्य लोगों ने भी, सदस्यों ने भी काव्य पाठ किया है, अन्य पूर्व पीढ़ी के कवियों की रचनाओं का, उन सभी की रचनाओं को आप पढ़िए। और बहुत जल्दी एक नए ऑनलाइन आयोजन के साथ आप सभी के समक्ष मैं उपस्थित होंगी। अगले आयोजन में मिलूं, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद। सुषमा सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, क्योंकि नए सदस्य हैं तो मैं उनका अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।